नमस्कार, मैं तुफैल सिद्दीकी और आज हम आए हैं विकास नगर के एटनबाग क्षेत्र में। और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, कला प्रेमी कुमारी रेनू मोनिका गिल जी। रेनू तो इनको जो है निक नेम कह लीजिए, मोनिका गिल जी के नाम से आप जानी जाती हैं। और इनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कला के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, क्या क्या काम अभी ये चल रहा है और आगे के प्लान्स के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। मोनिका जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए पहले तो, और बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो आप कला प्रेमी हैं और कला का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत और बहुत गहरा क्षेत्र है। सामान्य जन के लिए एक बात कही जाती है कि उसको इसकी ज़्यादा समझ नहीं होती है, और कला प्रेमी के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक बार अपने कला के क्षेत्र में वो उतर जाए तो फिर वो बाहर नहीं निकलता है, कोई उसे समझे ना समझे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये आपकी जो है इस पर फ्रेम पे एक पेंटिंग, बहुत प्यारी सी पेंटिंग है। मैं सहयोगी से कहूँगा अपने कि दिखाएं थोड़ा सा, और इसी से मैं चाहूँगा हम बातचीत शुरू करें। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए जी। देखिए, ये भी पर्यावरण से ही संबंधित एक कला का एक स्वरूप आप लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दर्शाया गया है कि ये एक नदी का किनारा है, और जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह खनन हो रहा है, तो मुझे जो है इन पत्थरों में भी आकृतियां दिखाई देती हैं। जैसे आप देख रहे हैं जानवर, ये सांड है, बकरा है, घोड़ा, ऊंट और घोंगा है, और ये एक और जानवर है जो पहाड़ों में दिखता है, और ये हाथी है। तो मेरा मानना यह है कि पत्थर जिसे बेजान सोचते हैं लोग या देखते हैं, ऐसा वास्तव में है नहीं, उनमें भी बहुत कुछ है। और जो इसमें घर दिखाया गया है वो भी इन्हीं पत्थरों से बना है। पीछे चारों तरफ जंगल है, तो मैं पेड़ काटने के बहुत ही विरुद्ध हूँ। इनमें भी जान है और इनको किस तरह बचाया जाए। तो मेरी हमेशा से ही कोशिश रही है कि पर्यावरण की किस तरह से रक्षा की जाए। और ये छोटा सा एरिया है जहाँ हम रहते हैं, इस पूरे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा पेड़ों वाला घर यही है आज के। जी हाँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं आसपास का थोड़ा सा नज़ारा भी आप दिखाइए। मोनिका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कितना समय हो गया आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए? जी, मैं अपने लिए, अपने शौक से तो बचपन से ही बनाया करती थी, और ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन वगैरह में। लेकिन मेरा उद्देश्य जो बना है वो पिछले 35 साल से सिर्फ पर्यावरण के लिए ही मेरी शौक है, और मेरी पूरी दिल और दिमाग की यही एक कामना रहेगी कि मैं इस क्षेत्र में ही काम करूं। और खासकर कि हमारे प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। जी हाँ, और पशु पक्षियों के और पेड़ पौधों के बारे में तो मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि किस तरह मैं इस चीज़ को लोगों तक लाऊं। जी हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में आपका जो आना हुआ वो शौकिया हुआ या कुछ और विशेष कारण रहे, या इसके बारे में थोड़ा सा? ये तो शुरुआत में तो देखिए मेरा शौक था। वैसे मैंने बॉम्बे आर्ट किया है, लेकिन उसका इस बात से कोई रिलेशन है नहीं। मुझे कोई बहुत बड़ा नाम या इससे इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ से कि लोग मुझे जाने और कमर्शलाइज इसको करूं। मैंने पढ़ाई के दौरान भी एक फैक्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए काम किया, डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब। और ये बाकी जो कुछ मैंने सीखा है ये सिर्फ जंगलों में, पहाड़ों में भटकते हुए, अपने आप, अपने मेरे खुद के शौक से और के शौक से, स्वाध्ययन से जो है आपने ये सारा कुछ। और यही मेरी कोशिश है कि मैं आगे औरों को भी इसी तरह से बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि हम मास्टर्स करें तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, कला के क्षेत्र को सामान्य रूप से सामाजिक सहयोग कम मिलता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से हो। तो आपने जो तजुर्बा है आपका, एक 35 साल का लंबा तजुर्बा है आपका काम करने का, कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा और करना पड़ता है?
शुरुआती दिनों में देखिए तब तो मोबाइल नहीं थे और हम लोगों के पास ही ऐसी कोई गाड़ियाँ या ऐसे साधन नहीं थे। साइकिल हुआ करती थी, साइकिल के पीछे रंग के डब्बे, छोटा मोटा सामान लेके जाना। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि पागल जा रही है कि, तो मुझे भी इसी तरह से। कला प्रेमियों को अक्सर पागल की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक पागलपन का होना सचमुच ज़रूरी है। आप जब तक पागल नहीं होंगे किसी चीज़ के पीछे, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आपको अपने घर से सपोर्ट मिला या इसका विरोध हुआ? जी, मुझे घर से बहुत सपोर्ट था। जी हाँ, मेरे पिताजी भी जो है आर्ट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो फिर मेडिकल क्षेत्र में गए। मेरी लाइन भी मेडिकल थी। एक अंदर उनके एक शौक जो है वो रह गया है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ये अपने आपके अंदर जब देखा तो उन्हें भी मुझे लग रहा है कि बहुत खुशी हुई होगी कि पुत्री के अंदर जो ये आ रहा है उसको प्रमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। जी, आप कह सकते हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग था। मुझे कभी भी रोका नहीं गया पर वो चाहते थे कि मैं और मेडिकल लाइन में जाऊं और मेरी लाइन मेडिकल ही थी। उसको डिसकंटिन्यू करके तो मैंने फिर म्यूज़िक और आर्ट में ही फिर मास्टर्स किया था बाद में। तो मैंने चाहा था, ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको इतना ज़्यादा प्रोफेशनली बना लूँगी। लोग आते थे और फिर पेंटिंग्स पसंद करने लग गए, कुछ लोग खरीदने लग गए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था बेचने। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे चला गया। जी हाँ, मैंने कोई ऐसा अपनी तरफ से ये आपकी एक तरह से लगन थी इस कला क्षेत्र में, कला के प्रति आपकी लगन कही जा सकती है, जिसमें आप लगातार काम करते हुए आगे बढ़ी हैं। जी हाँ, जी, आप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को आपने इस समय अपनी एक तरह से कर्म भूमि बना रखा है। उत्तराखंड 9 नवंबर को 20 साल ये अलग राज्य के रूप में पूरे करने वाला। इस क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश को जो आपने अपने कला का जो क्षेत्र बनाया है और वर्षों से आप काम कर रही हैं, कैसा आपने महसूस किया इन 20 सालों का जो ये वो रहा है कालखंड जो ये रहा है उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड के समस्याओं को कितना आपने महसूस किया, कितना देखा? एक छोटी सी मैं इस पर प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँ। देखिए, मेरा पहाड़ों पे बहुत जाना आना होता है, इसी कि आपने बहुत नज़दीक से देखा। जी हाँ, मेरा घूमना कई शहरों में नहीं है, पहाड़ों में, गांव में, पुराने गांव जहां अब लोग नहीं रहते। मुझे सिर्फ दुख ही हुआ है ये सब देख करके। जिन पहाड़ों पे कभी बर्फ़ पड़ती थी, अभी एक हफ्ता पहले ही मैं ऐसे एक पहाड़ पे गई जहां पर बहुत ही प्रचलित एक प्राचीन मंदिर है, लोग जाते हैं श्रद्धा से वहां पर। और दुख की बात यह है कि वहाँ इतने पेड़ ही नहीं है, चीड़ के पेड़ पूरे कटे हुए हैं। और भी बहुत कीमती वृक्ष हुआ करते थे वहाँ, अब नहीं है वो। और दुख की बात और भी ज़्यादा ये है कि पहाड़ों में हमें भेड़ बकरियाँ सब दिखाई देती थी, लोग उन्हें ले जाते थे। आज वहाँ कुछ भी नहीं। अब उनमें काफ़ी कमी है। कमी क्या, मैंने तो देखा ही नहीं वहाँ पे, और लोग भी नहीं है। तो अगर हमारे ही लोग पहाड़ छोड़ के जाएंगे तो हम ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और वृक्षारोपण की बात रही, वहाँ पर मुझे ऐसा कोई काम दिखा नहीं। और मेरा हमेशा जब भी मैं जाती हूँ, फूलों के बीज हाथ में लेके जाती हूँ और चलते हुए रास्तों के दोनों तरफ हमेशा मैंने बीज डाले हैं, पौधे फेंके हैं कि एक समय आएगा, कभी ना कभी किसी की दृष्टि पड़ेगी और जब रास्ते से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो लोग फूलों को देखेंगे और सोचेंगे ये यहाँ फूल आए कैसे। लेकिन मैं अभी तक पिछले 12 साल से ये काम कर रही हूँ, एक बार भी सफलता नहीं मिली। कभी जानवर खा जाते हैं, कभी कुछ। अगर हम एक औसत सी बात कहें कि उत्तराखंड प्रदेश जो है पहाड़ के विकास के लिए इसका गठन मूल रूप से किया गया था, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी, मैंने तो आपने जो इतना लंबा अरसा बिताया है पहाड़ों में, पलायन की समस्या को आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा। आप गाँव में घूमी हैं, जंगलों में घूमी हैं, फूलों की वादियों में घूमी हैं, तो कितना आपने इसको महसूस किया? देखिए, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, एक हमारे ही काफ़ी नज़दीक है वो गांव, वहाँ पर देखिए वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है। वहाँ पर जब हम शुरू में गए थे 15 साल 12 साल पहले, तो वहाँ सड़कें भी नहीं थी। आज सड़कें हैं, सब कुछ है, लेकिन गांव में सिर्फ 3 परिवार हैं और पूरे गांव में सिर्फ 2 बच्चे थे। तो
मुझे लग रहा है एक समझने वाली बात है। 9 तारीख को हम राज्य स्थापना दिवस पर हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समीक्षात्मक दृष्टि से हमें इन सब चीज़ों को, इन बातों को विचार भी करना होगा। और जैसा कि मोनिका जी ने अभी बताया, आपने आपको देखा हाल बताया, क्योंकि वो अपने कला के कार्य के लिए बहुत नज़दीक से, और कला प्रेमी के लिए एक बात कही जाती है कि हर बात को, हर छोटी से छोटी बात को भी बहुत गहराई से देखते हैं, समझते हैं और समाज के सामने प्रस्तुत करने का भी वैसे ही प्रयास करते हैं जो सूक्ष्मता उनकी दृष्टि में होती है उसी के अनुसार। मोनिका जी, कुछ हम चाहेंगे कुछ और अपनी पेंटिंग्स आप हमें दिखाएं और थोड़ा उनके बारे में भी हमें बताएं। जी जी, देखिए अब ये एक ऐसी पेंटिंग है। जी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा दिखाएं इसे करीब से। जी, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। ये सब पक्षी आम दिखाई देते थे, आज का ये लुप्त है। तो इसका दर्शाने का मतलब यही है कि ये एक तरह से बंध गए हैं। जिस तरह अगर हमें सबको एक ही जगह बांध दिया जाए तो ये इस तरह हो गए हैं। तो इनके लिए भी कोई स्थान नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई जंगल नहीं है। ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि पर्यावरण के प्रति जो हमने अपना अनदेखा रवैया अपनाया, और जो इसका केवल हमने एक तरह से दोहन कह लीजिए या शोषण कह लीजिए, मैं तो ये कहूँगा। तो पर्यावरण से केवल हमने लिया है, लेना सीखा है, उसको देना नहीं सीखा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ये बांस है, ये भी इसी तरह का ही दृश्य है। देखिए बांस बहुत आसानी से उग जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये कटे हुए बांस भी हैं, तो इनको भी लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए काट लेते हैं। पीछे जंगल हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। ये नदियाँ बिना पानी के हैं, ये वही चीज़ दर्शाई हुई है। और बांस एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो कि बहुत आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। इस पर इतनी मेहनत नहीं चाहिए। तो मेरा दर्शाने का मतलब यही है। भारत को गाँव का देश कहा जाता, हमने पढ़ा भी है कि भारत एक गांव का देश है, और गांव में बांस के जो है वृक्ष सामान्य रूप से लगभग, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने लगभग सभी गांवों में बांस के वृक्ष देखे हैं, लेकिन अब हर गांव में कस्बों में नहीं दिखाई। जी, आपका कहना सही है, क्योंकि बांस एक ऐसी चीज़ है कि शुभ काम में भी इस्तेमाल होती है, और छोटे उसमें लघु कुटीर उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन बांस आपको हर गांव में नहीं मिलेगा। आज वो परिस्थिति, आज ये स्थिति हो गई है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमारा जो नकारात्मक रवैया हो गया, और केवल उसका दोहन करना, जो नदियों का हाल हमने कर दिया है, उनसे खनन के माध्यम से पत्थर, बालू, रेत, ये सब लेना है केवल। उनका रास्ता बिगड़ गया है। वही हाल हमने वृक्षों के साथ किया। जंगलों का अस्तित्व कहीं समाप्त हो गया है, कहीं वो बहुत खराब हालत में हो गया है। इसी तरह देखिए ये बांस है। जी, ये देखिए, ये बांसों का ही एक रूप है। ये सड़ गए, ये फेंके हुए थे कहीं पर, तो इनको इस तरह उठा के लाके इसका मैंने इस्तेमाल किया है। जी हाँ, सड़ी हुई हालत में थे, फेंकने की बिल्कुल जलने की स्थिति के थे। आज इनकी स्थिति ऐसी लग रही है कि ये जीवन, नया जीवन है इनका। ये दृष्टि की बात है, और इनके ऊपर आपने मेहनत की। जी, तो मेरा कहना यही है कि कोई भी चीज़ मरती नहीं है, उसके बाद भी जीवन है, लेकिन हमें जो है इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा। ये कुछ और पेंटिंग्स हैं मोनिका जी की, उनको देखते हैं। जी, ये भी एक गांव का सीन है, जैसा अभी आपने बताया। ये एक गांव है, पहाड़ है। देखिए सीढ़ीदार खेत हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश में, पिथौरागढ़ साइड में इस तरह का है। सीढ़ीदार खेत जी 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 पाए जाते हैं। जी, उनके बीच में कुछ आपने ये घर दिखाए हैं, झोपड़ी नुमा, जी, और आसपास कुछ वृक्ष भी हैं, जंगल, कम संख्या में वृक्ष कह सकते हैं। जी हाँ। क्या संदेश आपने इसके माध्यम से, एक मैं ये पूछना चाहता हूँ सीधे कि ये दो दृष्टि होती है किसी भी वस्तु की या किसी भी पक्ष की, चीज़ की, और कला प्रेमी जो है वो दोनों दृष्टियों को बखूबी देखता है। जी, तो इसमें भी देखिए जो दर्शाया गया है वो भी इसी प्रकार से है कि एक पहाड़ जिस पर कि बहुत सारे वृक्ष थे, उस पहाड़ को लिया गया, उसे काटा, खेती करी। जब खेती हुई तो वहाँ गांव बस गया,
अब गांव बसा तो अब ये खेत भी कम होंगे, पूरे जंगल कटे, रास्ते बने, लोग बस गए, तरक्की हुई, लेकिन क्या हुआ, जंगल कट गए, पूरा पहाड़ एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरह से वो पहाड़ बस गया। अब ये खेत भी कम होंगे और यहाँ पर घर जी, ये शुरू हो बढ़ते जाएंगे, आबादी बढ़ने के साथ ही ये घर बढ़ते जाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से मैं माफी चाहूँगा, प्रत्यक्ष रूप से जो इसमें दिखाई दे रहा है वो विकास, लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखें तो वो विनाश भी कह सकते हैं हम, जी हाँ। प्रकृति के साथ, जी हाँ, है ना। बिल्कुल सही। तो सीढ़ीदार खेती है, साथ में कुछ घर हैं, लेकिन सीढ़ीदार खेती के लिए हमने वृक्ष काटे, घरों के लिए हमने वृक्ष काटे, खेती को समाप्त किया, और धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो ये वृक्ष और ये खेत ये सब समाप्ति की ओर जाएंगे, जी हाँ, तो तरक्की है लेकिन विनाश के साथ। अब देखिए इस तस्वीर में चाय बगीचा आप देख सकते हैं, शीशम के पेड़ जो कि एक महंगा पेड़ है, ये सब कट चुके हैं यहाँ पे, और इस तरह मट्टी के घर और ये फूस की छतें, ये घास, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये घर ही नहीं है। अब इस तरह के घर नहीं दिखाई देते। जी जी, तो मेरा तस्वीर से यही एक माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का कि इस तरह से जो है बड़े बड़े पेड़ों का विनाश, चाय बगीचे का कहीं अता पता नहीं है, वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। अब ये सिर्फ हम लोगों के घर के आसपास की कहानी है, अगर हम दूर तक जाएंगे तो शायद और भी बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा। एक छोटी सी मैं प्रतिक्रिया आपकी इस बात पे जानना चाहूँगा, ये जो आपने अपने कार्य का स्थल बना रखा है, ये बिल्कुल ऐसा पर्यावरणीय दृष्टि से, मैंने कोई यहाँ भौतिक वस्तु का वो नहीं है ज़्यादा, और बहुत सिंपल है, सादा है, लेकिन यहाँ इतना सुकून है, यहाँ एक मक्खी मच्छर नहीं है, साफ़ सफाई पर्याप्त है, और पर्यावरण के इतने नज़दीक है। लेकिन शहरों में, कस्बों में, बल्कि अब आजकल के जो शहरी गांव हैं उनको देखा जाए तो वो हम बड़े बड़े टाइल्स, मार्बल्स और सीमेंटेड भवनों की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये सुकून जो आपने यहाँ एक तरह से बना रखा है अपनी मेहनत से, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, ताकि और लोग प्रकृति के नज़दीक जाएं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है, लोग ज़्यादातर फर्श बना देते हैं, उससे क्या है कि नमी नहीं रहती है। आपने देखा होगा, अभी बाहर जाके देखेंगे तो आपको बजरी, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे जी, तो इससे जब बारिश आती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी सोख करके, और इसमें एक नमी रहती है जो कि पर्यावरण के लिए एक अच्छी बात है। और ये जो घर के ऊपर प्लास्टर आप देख रहे हैं, ये पत्थरों से लगा, इनमें पेंट किए हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये अपने आप में सुंदरता बिखेर रहा है। ये मेरा एक खुद का डिज़ाइन है। तो इसका उद्देश्य यही है कि इसमें कभी भी ना तो सीलन आएगी, ना ही इसको दोबारा पेंट करने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो ये एक तरह से इसके 2-3 फायदे हैं। तो ये थोड़ा सा हम मोनिका जी के निवास का आसपास का ये वातावरण भी हम दिखाना चाहते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता है प्रकृति के साथ रहने के लिए, ना कि प्रकृति से दूर जाकर रहने के लिए। और देखिए कितना सिंपल सोवर जो कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं, ये सब। जी मोनिका जी थोड़ा सा देखिए, ये आम कॉलबेल नहीं है, ये आम घंटी है जिसे हम लोग पशुओं के गले में इसको बांधा जाता था, लेकिन यहाँ पर ये घंटी का काम कर रही है, लाइट आए भी नहीं। और ये सारे बचे हुए पीसेज हैं, उनको पेंट करके ये बेल का रूप दिया हुआ है जी, इसलिए कि ये इसमें कोई बिजली का कोई। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा ये दिखाएं आसपास का। जी आइए। और ये देखिए जो है फर्श डलवा के या टाइल लगवा के, मार्बल लगवा के उसको फिक्स कर देना। मोनिका जी का जो है ये निवास देखिए, नीचे मिट्टी है और उसके ऊपर ये बजरी डली हुई है, तो ये बहुत ही सादा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मौसम के हिसाब से भी हम कहें तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन ये बजरी डली हुई है ऊपर, और ये
महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ फर्श होना चाहिए, मार्बल होना चाहिए, टाइल होनी चाहिए। इसके अलावा ये आइए, एक बेल आपने यहाँ भी ऐसे ही लगाई हुई है। तो फाइनल मैं काफ़ी समय आपका ले चुका हूँ पहले ही मोनिका जी। एक छोटा सा मैं संदेश आपसे और फाइनली चाहूँगा जो लोगों को जागरूकता की ओर ले जाए, प्रकृति के साथ रहने के लिए, कला से जुड़ने के लिए, कला को सहयोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। जी, मेरा कहना और मानना यही है कि हम सभी जीवन जी रहे हैं और हम सभी इसी दुनिया के हिस्से हैं और ये सब हमारा ही हिस्सा है और ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हम सबों को बहुत कुछ दिया। हमें सिर्फ अपने दिमाग और आँखों को खोलने की आवश्यकता है और हम सबों को यदि हर कोई छोटा छोटा काम करे, एक कूड़ा ही अगर हम नहीं जलाते तो वो भी हम बहुत बड़ा काम करते हैं। और आजकल के नौजवानों से मेरी विनती रहेगी कि ये जो स्प्रे यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर की जो गैस है वो बहुत ही नुकसानकारी है, उनके खुद के फेफड़ों के लिए भी और पर्यावरण के लिए। खुशबू के लिए तरह तरह के स्प्रे लगाए जाते हैं। जी हाँ, हम उसका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा एक जागरूकता के लिए जी थोड़ा सोचें इसके बारे में। और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो इस तरह से। और जवान लोग अगर हर घर में अगर 5 पौधे भी लगाए जाएं तो हम हमारे पृथ्वी को और इस हमारे क्षेत्र को ज़रूर बचा सकते हैं। हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ तुफैल सिद्दीकी, नमस्कार।